स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के चैनल पे। मैं हूं हरीश कड़वासरा और आज अपने डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा कॉपीज़ का। आरएस मेंस की कॉपी मैंने कुछ दिन पहले आरटीए लगाई थी। सभी लोगों ने जो आरटीए लगाई है उनकी कॉपी अब धीरे धीरे आ रही है, तो मेरी कॉपीज़ भी आ गई है। और तो मैंने सोचा कि अब मैं कल से जब से कॉपी आई तब इन कॉपियों को ही देख रहा था धीरे धीरे करके। तो कुछ चीज़ें मुझे जो देखने को मिली कॉपीज़ में, आपको भी मैं इस पूरी कॉपीज़ में बता देता हूँ कि जो मुझे ठीक लगा कि आपके लिए कोई काम की बात है हो सकती है। बाकी आप बहुत सारी कॉपीज़ का एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। आप इंडिपेंडेंट रूप से एनालिसिस करते रहें तो आप में वो बेटर रहेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो 3 सब्जेक्ट है छोटे, फर्स्ट पेपर में 3 छोटे सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिट और अकाउंट, इनके बारे में बातें करते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो आपको पता है सोशियोलॉजी में पिछली बार क्या आया था, शारदा एक्ट आया था। जैसे सोशियोलॉजी में 20 नंबर का आता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्न था शारदा एक्ट। तो देखो, एक बात है कि अगर आप टू द पॉइंट लिखोगे तो नंबर मिल जाते हैं। जैसे शारदा एक्ट था 1930 में आया, लड़की का आयु 14 वर्ष और लड़के का जो है वो 18 वर्ष ये डिसाइड हुई थी। ये लिखा तो उसने 1.5 नंबर दे दिया। अब जाति व्यवस्था का असमानता का उदाहरण है। इसे मैंने भी उच्च जातियों के पास में संपदा दौलत ज़्यादा है, उच्च जातियों के पास में बेहतर वेतन वाली नौकरियां हैं, निम्न जातियों के नाम पर कम वेतन वाले कार्य करना होता है। ये सब बातें लिखी पर उसको ये शायद पसंद नहीं आया आंसर और उसने आधा नंबर दे दिया। उसके बाद में ग्लोबल विलेज की डेफिनेशन आई थी। ग्लोबल विलेज क्या है, तो ग्लोबल विलेज की मैंने ये मिली जुली सी डेफिनेशन लिखी। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप समस्त वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों का एक स्तर पर जुड़ जाना। ये डेफिनेशन, अब इसमें मुझे लगता है कि जो कमी रही वो ये कमी थी कि ग्लोबल विलेज का जो वर्ड था वो किसने दिया, ठीक है, वो थोड़ा सा एक बार लिखना था तो शायद नंबर 1 मिल जाता अगर वो और लिखता तो, पर वो मुझे याद नहीं आया। मैंने पढ़ा हुआ जरूर था पर मुझे याद नहीं आया वो कि ग्लोबल विलेज जो शब्द किसने दिया था। इवन मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ था कि ग्लोबल विलेज, तो अभी भी मुझे याद नहीं है वो को शब्द किसने दिया था। तो वो ये प्रश्न आया था तो आधा नंबर इसमें मिल गया। राजनीतिक भ्रष्टाचार, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, मैंने तो वहीं डेफिनेशन बनाई थी कि अपने सोच रहे हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होते हैं। तो राजनीतिक लोगों जिसमें कार्यपालिका विधायिका दोनों के सदस्य हैं में भ्रष्टाचार पाया जाना तथा नीतियों, कार्यों, योजनाओं के निर्माण तथा बजटीय आवंटन धनादि का दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार होना। मैंने चारा घोटाला वाला एग्जाम्पल आपको पता ही है, तो मैंने वहीं से एग्जाम्पल लिखा था। वृद्धावस्था पेंशन योजना लिखी। उसके बाद श्रीनिवासन की प्रभु जाति लिखी। अब देखो, ये प्रभु जाति क्या फिक्स कॉन्सेप्ट था कि प्रभु जाति क्या, ये टू द पॉइंट वो जो आर्थिक रूप से सशक्त हैं, राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, आप जिनके पास में बहुत ज़्यादा धन दौलत है। मैंने लिखा तो जरूर इस प्रश्न को वैसा वैसा कुछ, पर वो एग्जैक्ट क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, मैंने तो ऐसे एक रैंडम गेस करके लिखा था कि राजनीतिक रूप से हैं, अधिकार अधिकता है, ठीक है, जिनका बोलबाल आर्थिक मूल्यों में समय को श्रेष्ठ मानते हैं, ये सब लिखा कि तो उसको 1 नंबर दिया उसने 5 में से। ठीक है, वो 5 में से 1 भी ठीक है। अच्छा, आगे अपन देखते हैं कि ये राजस्थान की जनजातियों के समुदाय की 5 समस्याएं। अब देखो, यहाँ पता चलता है कि अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तो नंबर मिलते हैं। अब ये रटी हुई थी, बेरोजगारी, गरीबी, सरकारी योजनाओं में तक पहुँचना होना, विस्थापन समस्या, नशे की प्रवृत्ति, तो उसने 3 नंबर दे दिए जो अच्छा स्कोर है। कुल मिला के सोशियोलॉजी में 20 में से 8.5 नंबर आ गए, तो ठीक स्कोर है। बस तो और आ जाता है। सोशियोलॉजी में मेरे को अभी भी लगता है कि सोशियोलॉजी में 2-3 नंबर और भी आ सकते थे, स्पेशल तो 3 नंबर और आ सकते थे, 11.5 नंबर तक सोशियोलॉजी में आ सकते थे अगर ढंग से और तैयारी होती तो। अब बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की। ये प्रश्न आया था, तो मैंने लिखा तो ठीक ठाक ही था, पर वो पता नहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी में रह गई, तो उसने आधा नंबर दे दिया। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्य। अब देखो, जो अपने कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ के बारे में बेसिक डिटेल लिखने से नंबर मिल जाते हैं, तो ये है कि देखो आधा नंबर दिया, नहीं दिया उसने नंबर कि को भारत को स्टार्टअप हब बनाना, ये बात भी थी। जनसंख्या है उसका लाभांश प्राप्त करना, भाई उसको स्किल देनी है। विश्व स्तर पर बड़ी कंपनियों के लिए तैयारी, औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए क्षेत्र में तैयार रहना, तकनीकी तथा नवाचारों को बढ़ावा देना। इसने पता नहीं कौन से पॉइंट को देख के आधा नंबर दिया, कोई ना कोई उसको एक ही पॉइंट ढंग का लगा होगा जिसके देख के उसने आधा नंबर दे दिया। कृष्ण नेता के कोई 4 विशेषता लिखी, तो ये उसने 1 नंबर दिया इस प्रश्न में। सेवाओं की कोई 4 विशेषताएं,
तो सेवा वाले पर्सन, ये कोई भी अपनी सेवा होती है उसको सोच समझ के कि इसके भौतिक रूप से किसी वस्तु का लेन देन नहीं होता। ग्राहक व सेवा प्रदाता के मध्य व्यापक तथा गहन संबंध व्यापार हेतु जरूरी, ग्राहकों से अन्य लगातार फीडबैक लेते रहना सुधार हेतु। सेवा प्रदाता उच्च संप्रेषण कौशल लिए होता है। डॉक्टर है तो जैसे कोई और कोई कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो सेवा में कम्युनिकेशन भी मैटर करता है। ये सब चीज़ें लिखी तो 1.5 नंबर उसको दे दिया, पसंद आया उसको। ये 2 स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखने थे, दोनों लिखे तो उसने 2 नंबर दे दिए। ये इब्राहिम मैस्लो का आया था। तो इब्राहिम मैस्लो वाला जो था, इसमें आप देखोगे तो मैंने ना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का और जगह मैनेजमेंट का ये फ़र्क होता है। मुझे यहाँ तक मैंने लिख तो दिया, फिर मुझे वहाँ पे अभी भी याद है कि मेरे को ऐसा लगा कि यार वो लिखा ही नहीं कि किस में क्या आता है। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी लाइन खींची, अगर आप इसे देखोगे, यहाँ मैंने ये लाइन खींची और शारीरिक, रोटी, आवश्यकता, मतलब ये जो एग्जाम्पल थे, मित्रता, समाज में सम्मान, जीवन उद्देश्य, ये एक एक लाइन करके लिखे और उनको हाईलाइट किया। तो शायद उसको ठीक लगा, आंसर अच्छा लगा, तो उसने 4 नंबर दे दिए। वरना नंबर में इश्यू आता है, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं नहीं लिखता तो शायद वो 2-2.5 पे अटक जाता। ठीक है, तो इस कहीं न कहीं ये जो थे भाई कौन किस में क्या-क्या आता है, तो ये चीज़ें, इस चीज़ों से उसको मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ। अब देखो यहाँ पे मैंने गप मारी थी, मुझे एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं था ये कि प्रोडक्ट लाइफ़ साइकिल होती है, उसमें क्या-क्या होता है। अब ये लिखा था, मैंने लिखा तो बहुत सोच समझ के था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, पर एक तरीके से एग्ज़ैक्ट पता नहीं था। हाइलाइट भी किया था कि रिटर्न पॉलिसी होती है, ये होती है, जो सोचा था कि एक प्रोडक्ट लाइफ़ साइकिल क्या कैसे काम कर सकता है, पर वो एग्ज़ैक्ट नहीं था, तो उसने 0 नंबर दे दिया सीधी 5 नंबर में से। देखो अब ये एक कॉन्सेप्ट है कि 5 नंबर में से 0 दे दिया, तो 5 नंबर का प्रश्न गया, 15 नंबर का पेपर बच गया, और इधर आगे 0 नहीं दिया शायद, तो 15 नंबर के पेपर में से भी 9.5 नंबर आए हैं मैनेजमेंट में। तो मतलब अगर अपने कुछ प्रश्न अच्छे भी लिखे जाते हैं तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक-ठाक। 9.5 नंबर मेरे को अगेन लगता है कि ज़्यादा तो नहीं, पर 1-2 नंबर और आ सकते थे। 2 नंबर तक हो रहा, 11.5 नंबर मैनेजमेंट में अच्छे नंबर आ जाते। 9.5 नंबर है, अगर 11.5 नंबर तक आ जाते और वो मेरे को लगता है अच्छा स्कोर रहता। हाँ, पर एक पर्सन बिल्कुल गलत हो गया जिसमें 1 नंबर भी नहीं आया, उसके बाद भी ठीक-ठीक नंबर आ जाते हैं। तो अगर अपनी कुल मिला के तैयारी एक ऐसी हो कि अगर 1-2 पर्सन नहीं आ रहे तो कोई भी इश्यू नहीं है। अब अपनी बात करते हैं ऑडिट अकाउंट की। मैं ऑडिट अकाउंट में पहले एक बात बताना चाहूँगा कि ऑडिट अकाउंट का अगेन 20 नंबर का पेपर था। अब इसमें से 1 में 0, 2 में 0, तो 4 नंबर तो गए। कुल मिला के 16 नंबर में से पेपर की मार्किंग हुई है और 16 नंबर में से 10 नंबर दिए हैं, तो अच्छा स्कोर दिया है। कुल मिला के अगेन वही बात है कि अगर आपका कुछ पोर्शन बहुत अच्छा जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर थोड़े बहुत 1-2 पर्सन इधर-उधर हो भी जाते हैं तो। देखो ये देखो कि मिश्रित प्रविष्टि जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। अब मुझे एक जो लिखा वो गलत है, क्योंकि वो एग्जैक्ट ये होता नहीं है और ही होता है वो। मैंने वो सारी चीज़ें बनाई जो मुझे पता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये प्रश्न मुझे ध्यान से नहीं आ रहा, तो मैंने जर्नल लिखा, जर्नल से लेजर, लेजर से सारांश बढ़ता है, यहाँ पे वर्गीकरण होता है, ये सब बातें उसमें लिखी गई, ये ऐसा ऐसा होता है। पर उसने ये बात नहीं मानी, उसको पता चल गया ये इसको नहीं पता, तो उसने 0 नंबर दे दिया। आगे जाके प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखे, तो इसको दोनों ही गलत थी ये, तो उसने 0 नंबर दे दिया। अब देखो अपने एक डाउट रहती है कि अगर अपने 2 गलत आंसर लिख देंगे तो उसको ये लगेगा कि ये इस लड़के को ऑडिटर अकाउंट नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे बोल देंगे कि उसको ये लगेगा कि उसको ऑडिटर अकाउंट नहीं आती, तो अब वो आगे नंबर नहीं देगा, पर ऐसा है नहीं, देखना आप। अब यहाँ पे 2 पर्सन मैंने लगातार 0 दिए, उसके बाद में ये 4 लागत के अंदर लिखे थे, उसमें 1.5 नंबर दे दिया उसने, और ये यही थे वो, एक उसमें शायद गलत है, इसलिए आधा नंबर कट गया। ये CAGL जो लिखा था वो उसने 2 नंबर दे दिए। भारत की सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया, ये प्रश्न था। तो बस ये जो अपने सोच सकते हैं कि कोई भी शून्य जीरो बेस बजटिंग क्यों कर रहे हैं, तो ये उसी सोच के आधार पे लिखा गया प्रश्न था, उसने 1 नंबर दिया, ठीक है। अब ये प्रश्न था कि उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि समझाना था, ये था। तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के बारे में मैंने एक बेसिक डिटेल बता दी उसको कि ये होता है। अब मुझे एग्जैक्ट वो अकाउंट जितना नहीं पता था कि अकाउंट में जैसे लिखते हैं, मुझे तो ये पता था कि पाने वाले को डेबिट करते हैं, कि 2 पक्ष होते हैं, आने वाली वस्तु के लिए को डेबिट तथा जाने वाले के लिए क्रेडिट करते हैं, ये सब बातें मैंने लिखी। और लास्ट में जाके क्या किया कि कंपनी ने 50,000 की मशीन खरीदी, तो देखते हैं अपने क्या डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, उसने 2 नंबर दे दिए।
कुल मिला के ये प्रश्न हो सकता था, अगर मैं थोड़ा बहुत अगर ढंग से नहीं लिखता तो 1 नंबर भी दे सकता था, हो सकता आधा भी देता। अब यहाँ तक देख रहे हो आप, तो अब कोई भी एक प्रश्न अच्छा चला जाता है तो आपकी स्कोर काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। अब निष्पादन बजटिंग है। अब मैं निष्पादन बजटिंग के बारे आपको बता रहा था कि मेरे को अच्छे से याद है पेपर में कि परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, मुझे वो उसके अलग टाइप से याद आ रहा था। मतलब ये जो, तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग निष्पादन बजट से, ठीक है, सरकार व सार्वजनिक उपक्रम में मुझे ओनली कीवर्ड हाईलाइट किए मैंने। मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता, ये 3 कीवर्ड होते हैं। इन तीनों को मैंने यहाँ से अलग से लिखा हुआ, अगर आप देखोगे ना, तो वो एक मेरे पास पेन था। जब लास्ट में जाके टाइम बच गया थोड़ा, तो मैंने ये शब्द अलग पेन से लिखे हैं, वो मोटा निब का पेन था, ताकि थोड़े ध्यान से लिखे। ये हाईलाइट किया, औचित्यपूर्ण, अधिकतम, संभव बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ तक लिख के, और ये कुछ शब्द जो जनता के समझना भी आसान है, इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। लास्ट में जाके मैंने ये जो मैंने सोचा कि यार ये 1-2 पॉइंट और लिखता हूँ, लास्ट में जाके एक लाइन ये बनाई हुई है कि बजट बनाना आसान है, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आधा नंबर इसका मिला है, इस चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं इस ये लास्ट 2 लाइन मैंने लास्ट में जाके लिखी है ना, इसका आधा नंबर मिला है, और 3 नंबर ऊपर दिए। तो कुल मिला के 3.5 नंबर दे दिए। और ऑडिट में कितने नंबर है? 10 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के 60 में से 27 नंबर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, एक अच्छा स्कोर क्या हो सकता था ऑडिट इसमें, एक अच्छा स्कोर हो सकता था लगभग 32 से नंबर। अगर 27.5 नंबर, मतलब बहुत अच्छा स्कोर मान सकते हो। ये 5 नंबर अगर 60 में से बढ़ते तो बहुत ज़्यादा हो जाते। 500 का 20, 5 नंबर का मतलब होता है कि, अगर आपको मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया बताऊं, जैसे अभी मेरी 269 रैंक है, ठीक है। अगर 5 नंबर और होते, तो अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बताऊं, तो ये रैंक 150 तक जा सकती थी। 150 नहीं तो 160 तो चली जाती, इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो एक 60 में से बात है, बाकी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट है। तो कहने का मतलब, अगर इसमें अगर दो 3 नंबर इंप्रूव होते जाएँ ऐसे 60 में से, तो 30-40 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है। और वो 30-40 नंबर का फ़र्क मतलब आप उस 100 वाली लाइन में चले जाते हैं, जो टॉप 100 वाली लाइन। तो ये था। तो आप, यही कंक्लूजन है कि जितने 0 नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी जो आ रहे हैं उनको अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं बाकी कॉपियाँ जो है वो अपलोड करता रहूँगा। फर्स्ट पेपर में मेरे 70 ही नंबर है ओनली, ठीक है। उसमें से 27.5 इसमें, बाकी में इतने नंबर नहीं है। नंबर थर्ड में ठीक है, फोर्थ में ठीक है, तो वहीं से कुछ मामला बच गया। तो वो बाकी कॉपी जो मैं नेक्स्ट शाम तक एक वीडियो और बना दूंगा इंग्लिश वाला, वो उसमें ठीक नंबर आए तो उसका भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।